डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेसन मायो है और मैं इंग्लैंड के बर्मिंघम का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन अभी अभी ख़त्म हुई है, जिसके बाद मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की। लगभग पिछले 6 महीने में मैं अलग अलग जॉब कर चुका हूँ। मैं कार वॉशर का काम भी कर चुका हूँ, मैं बर्गर किंग पर भी लग चुका हूँ, इसी के साथ मैं ड्राइवर भी बन चुका हूँ। लेकिन मेरी पसंद की जॉब मुझे मिल नहीं रही है। मैं एक ऐसी जॉब चाहता हूँ जिसमें समय कम मिले और इसी के साथ पैसे ज़्यादा मिले। लेकिन हर जगह जॉब 12 से 14 घंटे की मिल रही है और मेरी पसंद के पैसे भी नहीं मिल रहे। मुझे गुजारा करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए और ज़्यादा पैसे सेव करना चाहता हूँ। लेकिन अगर अच्छा काम मिलेगा ही नहीं तो मैं पैसे सेव कैसे कर पाऊँगा? और ज़्यादा समय मैं काम पर बिता दूंगा तो मैं किताबें कैसे पढ़ पाऊंगा? मैं खाली इस समय में किताबें पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं, ताकि अगर मैं आगे और पढ़ पाऊं तो पहले से तैयारी करके रख चुका हूं। जॉब के लिए मैं शहर में हर जगह घूम चुका था। मैं मॉल में भी घूम चुका था। मैं छोटी छोटी दुकानों पर जाकर भी इंटरव्यू दे चुका था। कहीं भी मेरी पसंद का काम नहीं मिल पा रहा था जो मेरी पढ़ाई के साथ मैच कर पाता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। मैं कभी कहीं पर काम करता तो कभी कहीं पर, लेकिन जैसे ही उससे अच्छा काम मिलता तो मैं पहले वाले को छोड़ देता। ऐसे ही समय बीतता रहा और इतने समय में मैं समझ गया था मुझे मेरी पसंद की जॉब नहीं मिलने वाली और मेरी पढ़ाई इसी रास्ते में छूटने वाली है। लेकिन अब मैं बर्मिंघम से बाहर थोड़ी खाली जगह पर जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद ऐसी जगह पर मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिल जाए, पर आवर मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो मेरी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन शहर से बाहर भी बहुत बुरा हाल था। मुझे मेरी पसंद की जॉब नहीं मिल रही थी और शहर के एक तरफ मुझे कुछ दुकानों के बीच एक पसंद की दुकान मिल गई। उसका इश्तिहार मैंने अखबार में देखा था, जिसमें पैसों की बात भी की गई थी और काम भी बहुत कम समय का था। भले ही मुझे शहर के बाहर जाना पड़ता, लेकिन अगर मैं वहाँ पर कोई घर ले लेता तो मेरा काम आसानी से बन जाता। और वैसे भी जिस कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ वो भी उसके पास ही तो है। यहाँ पर तो मेरा और अच्छा काम बन जाएगा। और इसीलिए मैं सुबह 9 बजे ही उस दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस इश्तिहार में लिखा गया था कि दुकान के अंदर शायद कोई ना मिले, हमें कॉल करनी होगी। मैं उस दुकान के सामने फ़ोन लगाए जा रहा था। कोई भी दुकान से बाहर नहीं आ रहा था। वहाँ लोगों की संख्या बहुत कम थी और दुकानें भी आसपास नहीं थी, बल्कि काफ़ी दूरी पर बनी हुई थी। वहाँ पर हर तरह की दुकान थी, हार्डवेयर स्टोर से लेकर रेस्टोरेंट तक, लेकिन उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। और मैंने सामने से चलकर आता हुआ एक आदमी देखा। भले ही उस दुकान से कोई बाहर ना निकला हो, लेकिन वो आदमी दूर से मुझे हाथ हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और उसने मुझे भी अपनी तरफ बुलाया। मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उसे ग्रीटिंग्स दी। उसने भी मुझसे हाथ मिलाया और मुझे आगे चलने के लिए कहा। मैंने उस आदमी को कहा, चलिए दुकान के अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन उसने कहा, नहीं, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। वैसे भी आज काम का समय हो गया है, उसे आज जल्दी जाना है, इसलिए वो सफाई करने के लिए ही आया हुआ था। अब वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। मैं भी उसके साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहाँ उसने मेरे लिए भी एक चाय मंगवाई और अपने लिए भी एक चाय मंगवाई। चाय पीते पीते वो मुझसे बातें कर रहा था और मैं भी उसे अपने घर की, अपने पढ़ाई की बातें बता रहा था। सबसे पहले वो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसके बाद बात शुरू हुई काम की। उस आदमी ने बताया कि ये खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर अलग अलग तरह के खिलौने पड़े हैं। गुड़िया भी हैं, गुड्डे भी हैं, कई तरह के बच्चों के सामान भी हैं।
यहीं पर ड्यूटी करनी है और ड्यूटी भी 5 से 6 घंटे की होगी। उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और ये मेरी सोच से ज़्यादा थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बातों बातों में उसने ये भी बताया कि वो इस दुकान से कितने पैसे कमा रहा है। काफ़ी ज़्यादा दुकान चल रही है, लेकिन अब उसे बाहर भी बहुत काम होता है। उसने और भी कई दुकानें खरीद रखी हैं, इसलिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। उसने मुझे कहा कि तुम इस दुकान को देख लो, उसका यहाँ पर आना जाना कम ही होगा, बस तुम फ़ोन पर ही ऑर्डर लिखवा दिया करो, उसके बाद यहाँ पर सामान पहुँच जाया करेगा। उसे शायद यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं ही इस दुकान का एक तरह से मालिक बन चुका होऊंगा। मैं खुश था क्योंकि ये काम बिल्कुल मेरी पसंद का था। वैसे भी खिलौनों की दुकान पर ज़्यादा लोग नहीं आते और ये शहर के बाहर एक दुकान है। यहाँ पर शायद दिन के वक्त बहुत कम लोग आते होंगे या शाम के वक्त ही ज़्यादा लोग आते होंगे, इसलिए यहाँ पर मैं किताबें बड़ी आसानी से पढ़ सकूँगा। लेकिन उस आदमी ने कई शर्तें बताई थी। उसने कहा था कि रोज़ मुझे इस दुकान की सफाई करनी होगी, इसी के साथ खिलौनों को सही जगह पर रखना होगा और जो भी खिलौने गिरे हुए होंगे उन्हें सही जगह पर रखना है। लेकिन जो नया लॉट उन गुड़ियों का आया है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी गुड़िया इधर उधर नहीं होनी चाहिए और जब तक वो यहाँ पर नहीं आता किसी गुड़िया को बेचना भी नहीं है। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। आखिर यहाँ पर खिलौने हैं जिन्हें बेचना नहीं है। आखिर ऐसे कौन से खिलौने हैं? तो उसने बताया कि ये नया लॉट आया है, इसकी कीमत का अभी तक पता नहीं है। हो सकता है इसमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएं और अगर मैं उन्हें सस्ते में बेच दूंगा तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब तक उसके सही रेट नहीं आते उन्हें संभाल कर रखना है। भले ही कोई कितनी भी कीमत देने की कोशिश करे, तुम्हें उन गुड़ियों को बेचना नहीं है, बस उन्हें वहीं पर संभाल कर रखना है। ये काफ़ी हाईटेक गुड़ियाँ हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल भरे हुए हैं, इसी कारण उनकी चमड़ी भी चमकती हुई लगती है। उनके बाल भी रोज़ बढ़ते हैं और तुम्हें हर गुड़िया के बाल सही से काटने होंगे हर रोज़। इस चीज़ को सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। मैंने ज़िंदगी में ऐसे खिलौने नहीं देखे थे जो इंसानों की तरह हो सकते हैं, जिनकी चमड़ी इंसानों की तरह हो सकती है और जिनके बाल बढ़ते होंगे और मुझे उन्हें काटना होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है ये नई गुड़ियाँ आई हों जिनके बारे में लोगों को पता नहीं हो, इसीलिए उन्हें बेचना नहीं है अभी। उसने मुझे हर चीज़ को समझा दिया था और उसने कहा कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, जल्दी से काम देख लो, तुम्हें उस दुकान के अंदर जाना है। ये लो चाबियाँ, ये लो 1 महीने की तनख्वाह, तुम्हें मैं पहले ही दे देता हूँ। हो सकता है अगले महीने मैं यहाँ पर ना आ पाऊँ। तुम्हें इस दुकान को संभालना है, तो चलो अब मैं चलता हूँ, दुकान के अंदर चले जाओ और वहाँ पर सामान को देखना शुरू कर दो। हर खिलौने के नीचे प्राइस टैग लगा है, उस खिलौने को तुम बेच सकते हो, बस उन गुड़ियों को बेचने की कोई कोशिश मत करना। उसके बाद उसे बहुत जल्दी थी। उसने अपना सारा सामान हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने उस बैग को उठाया और जल्दी से वहाँ से निकल पड़ा। उसने टैक्सी को बुलाया और वो यहाँ से जा चुका था। मैं अभी तक दुकान के अंदर तक नहीं पहुँचा था। वहाँ से काफ़ी दूर थी दुकान, तो मुझे भी हर रोज़ यहाँ पर आकर खाना खाना होगा। ये सोचकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी क्योंकि यहाँ तक आने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ नहीं होगा, इसलिए मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ। इसके बाद मैं दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। दुकान बाहर से काफ़ी साफ़ सुथरी थी, आज इसकी सफाई हो चुकी थी और जैसे ही मैं उस दुकान के अंदर गया, वहाँ पर खिलौनों के ढेर लगे हुए थे। ये दुकान बाहर से छोटी लग रही थी लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैं धीरे धीरे खिलौनों को देखता रहा। मैं आगे तक बढ़ता रहा। मैं उन गुड़ियों को देखना चाहता था जो यहाँ पर नई आई हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे पीछे मुझे उन गुड़ियों का लॉट दिख ही गया। ये शायद 50 से 60 गुड़ियाँ थीं जो इकट्ठी पड़ी हुई थी। उन्हें डिब्बे में बंद नहीं किया गया था और उन्हें देखने पर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़ियाँ ना हों, छोटे बच्चे हों। मैंने एक गुड़िया को उठाया,
उसकी चमड़ी पर हाथ लगाया। सच में इंसानों जैसी चमड़ी थी वो। मैंने उनके बालों को हाथ लगाकर देखा तो मुझे वो प्लास्टिक के लगे, या ऐसा लगा जैसे वो इंसानी बाल ना हो। वो मुझे रोज काटने होंगे। क्या सच में ये बाल बढ़ते हैं, या वैसे ही उस बूढ़े आदमी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए हंसा और उस गुड़िया को वहां पर रख दिया। पहला दिन मेरा वहां आसानी से निकला। थोड़े बहुत खिलौने अपने आप गिरते जा रहे थे जिन्हें मैं उठा उठा कर रख रहा था। पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आया तो मेरा दिन बोर ही निकल गया। अगले दिन सुबह मैं 9 बजे वहां पर पहुंच गया था और मैंने सोचा था कि 9 बजे मैं दुकान खोल लूंगा और 4 बजे के करीब घर को निकल लूंगा। सुबह सुबह जब मैं दुकान के अंदर गया, हर खिलौना अपनी जगह पर था। बस वो गुड़िया जो सबसे पीछे पड़ी थी, ज़्यादातर वो नीचे गिरी हुई थी। मैंने एक एक करके उन्हें ऊपर रखना शुरू कर दिया और ध्यान दिया। कई गुड़ियों के बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे तो कई गुड़िया के बाल काफ़ी छोटे हो चुके थे, जैसे उनके आकार बदल रहे थे। मैंने कैंची ली और जिनके बाल लंबे थे उनके बाल भी काटकर छोटे कर दिए। यहाँ पर सबके बाल एक बराबर कर दिए थे मैंने। उसके बाद उन गुड़ियों को वहीं ऊपर ले जाकर रख दिया। ये गुड़ियाँ इस तरह से इतनी दूर कैसे गिर गई, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ गया, वहाँ पर भी कई खिलौने गिरे पड़े थे। उसी के साथ आगे वाला टेबल भी हिला हुआ था, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। ये गुड़ियाँ किस तरह से गिर सकती हैं? हाँ, हो सकता है यहाँ पर खिलौने इतने करीब करीब रखे गए हैं इसलिए वो गुड़ियाँ नीचे गिर गई होंगी, लेकिन वो टेबल इतना भारी है, वो कैसे हिल सकता है? मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता। इतनी बड़ी दुकान है, मुझे हर जगह पर जाकर देखना होगा। मैंने काफ़ी सामान सेट किया, नई जगह पर रखा, हर सामान के रेट याद करने की कोशिश की। उसके बाद काफ़ी समय हो चुका था तो मैं अपनी किताब लेकर आगे कुर्सी पर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक मैं किताब को पढ़ता जा रहा था और आज भी अब तक कोई ग्राहक वहाँ पर नहीं आया था। लेकिन तभी वो घंटी की आवाज़ आई जो बाहर वाले दरवाजे पर लगी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। शायद ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी, लेकिन जब मैं आगे गया वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने वो दरवाज़ा खोला जिसके पास घंटी लगी थी। कोई भी उस दरवाजे को हिलाता तो वो घंटी अपने आप हिलती और उसकी आवाज़ इस पूरी दुकान में गूंजने लगती। वो छोटी सी घंटी थी लेकिन उसकी तीखी आवाज़ हर कोने में पहुंचती थी। मैं उस दरवाजे को खोलकर बाहर देख रहा था, आखिर उस घंटी को किसने हिलाया है। लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं ऊपर की तरफ उन पेड़ों को देखने लगा। क्या यहाँ पर हवा चल रही है जिस कारण ये दरवाज़ा हिला है? लेकिन पेड़ भी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे हवा चली ही ना हो। थोड़ा सा हैरान हुआ था मैं, लेकिन दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं दोबारा से उस किताब को पढ़ रहा था और तभी एक और आवाज़ आई जिससे मैं चौकन्ना हो गया। पीछे कुछ गिरा था और ये एक सामान नहीं था। लगभग 5 सेकंड तक कुछ ना कुछ गिरता रहा था। तभी मैं चलकर पीछे पहुंचा तो वो गुड़िया जो बिल्कुल नई थी वो नीचे गिरी हुई थी। मैंने उन्हें उठाकर दोबारा ऊपर रखा और एक की चमड़ी पर जैसे खरोंच लग चुकी थी। मैं थोड़ा सा डर गया, कहीं इनको खरोंच आई, ये ज़्यादा महंगी गुड़ियाँ ना हो, मुझे इसका हर्जाना भरना पड़ जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन मैंने गुड़ियों को वहीं पीछे ले जाकर रख दिया। ये गुड़िया वहाँ से गिरी तो सही, लेकिन काफ़ी आगे तक गिरी थी। क्या ये लुढ़क कर इतनी आगे तक पहुँच गई थी? मुझे समझ में नहीं आया ये गुड़ियाँ अपने आप गिर कैसे जाती हैं। मैंने उन गुड़ियों को हटाकर पीछे देखने की कोशिश की। क्या वहाँ पर हवा के लिए कोई वेंट है या वहाँ कोई खिड़की मौजूद है जिससे हवा के कारण वो गिर जाती हैं? लेकिन वहाँ पीछे सिर्फ एक दीवार थी। दीवार से हवा नहीं आ सकती और दीवारें हिलती भी नहीं। आखिर ये गुड़ियाँ नीचे कैसे गिर जाती हैं? मैंने उन सब गुड़ियों को काफ़ी पीछे ले जाकर रख दिया, वहाँ से वो अपने आप नीचे नहीं गिर सकती। इसके बाद मैं आगे कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर से दरवाज़ा हिला और उस घंटी की आवाज़ आई।
मैं चौकन्ना हो गया। क्या सच में बाहर कोई ग्राहक आया है या ये दरवाज़ा अपने आप आवाज़ कर रहा है? लेकिन वहाँ एक कपल आया हुआ था जो खिलौनों को देख रहा था। तब मैं थोड़ा सा शांत हुआ। वो इधर उधर देख रहे थे, खिलौनों को पसंद कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक वो इधर उधर घूमते रहे, जिसके बाद उनकी नज़र बिल्कुल पीछे गई। वो गुड़िया देखने में असली बच्चों जैसी लग रही थी, इसलिए वो भी उसे उठाकर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही उन गुड़ियों को उठाया, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें कहा, सर, इसका नया लॉट आया है, इसे बेचने की परमिशन मुझे नहीं मिली है। लेकिन उन्हें वो गुड़िया इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी, वो कह रहे थे कि वो तो इन गुड़ियों को खरीद कर ही जाएंगे। वो काफ़ी अमीर लग रहे थे। उनका कहना था कि मैं जितने पैसे चाहता हूँ उतने मिल जाएंगे, बस उन्हें ये गुड़िया चाहिए। लेकिन मुझे इस दुकान के मालिक की वो बात याद थी, चाहे जो हो जाए इन गुड़ियों को बेचना नहीं है। तो मैं उन्हें मना करता रहा। मैं उन्हें कहता रहा कि हमारी दुकान में बढ़िया से बढ़िया खिलौने हैं, बढ़िया से बढ़िया गुड़िया है, हम इस गुड़िया को बेच नहीं सकते। लेकिन वो अब गुस्सा होने लगा था और मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। ग्राहक को गुस्सा नहीं दिलाना होता है, लेकिन वो इन्हीं गुड़िया को चाहता था। इसके बाद मैंने दुकान के मालिक को फ़ोन लगा लिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि अगर ग्राहक इस तरह से जिद करने लगे तो मैं क्या करूं। वो तो इन गुड़िया को खरीदना चाहता था और उसका कहना था कि मैं बहुत अमीर हूं, जितने पैसे तुम मांगना चाहते हो तुम्हें मिल जाएंगे, भले ही आज ले लो या आगे चलकर इन गुड़िया के प्राइस बढ़ जाएं तो भी उतने पैसे तुम मुझसे ले लेना, अभी लिखवा कर ले लो भले ही। मैं इसीलिए उस दुकान के मालिक को फ़ोन कर रहा था। उसने दूसरी रिंग में फ़ोन उठाया और वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। वो मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने उसको जवाब दिया, नहीं सर, यहाँ पर एक ग्राहक आया हुआ है, वो उन गुड़िया को खरीदना चाहता है। ये बहुत अमीर लग रहा है और उसने कहा है कि बाद में भी अगर इन गुड़िया के प्राइस बढ़ जाएं तुम मुझसे पैसे ले लेना, भले ही जो हो जाए, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहते हो ले लो, मैं इन गुड़िया को लेकर ही जाना चाहता हूँ। लेकिन उस दुकान का मालिक डरता हुआ कहने लगा, नहीं नहीं, इन गुड़िया को बेचना नहीं है, चाहे जो हो जाए, तुम इन गुड़िया को बेच नहीं सकते। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैं तुम्हें असली सच्चाई बताता हूँ, ये गुड़िया एक अलग लॉट से आई हैं, एक अलग जगह से आई हैं और इनमें ऐसा केमिकल यूज़ किया गया है कि अगर कोई इसे घर में रखे तो ये डीकम्पोज होता है और घर को जहरीला कर देता है। कोई भी बच्चा इससे खेलेगा तो वो मर सकता है। इसमें बहुत परेशानियां हैं, मैं तुम्हें कभी और समझाऊंगा, बस तुम इतना समझ लो, चाहे जो झूठ बोलना हो बोलो, लेकिन इन गुड़िया को बेचना नहीं है, भले ही जो मर्जी हो जाए, इन्हें बेचना नहीं है। मैं तुम्हें वहां आकर किसी दिन समझाऊंगा, बस इन्हें बेच मत देना, भले ही उससे लड़ाई कर लो, उसे खाली हाथ जाने को कह दो, लेकिन गुड़िया को बेचना मत। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया था और मुझे उस ग्राहक को मना करना था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो काफ़ी अमीर था और वो मुझ पर गुस्सा हो रहा था। वो मुझसे लड़ाई करने पर आतुर हो गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर सामान बेचना ही नहीं है तो दुकान को खोला क्यों है, वो मुझ पर केस कर देगा। मैंने उससे कहा, चाहे जो हो जाए, हम गुड़िया को बेच नहीं सकते, इसे पहले ही किसी अमीर इंसान ने खरीद लिया है। वो काफ़ी अमीर है, कहते हैं कि वो गैंगस्टर है, उसे जो पसंद आता है वो उसे मिल ही जाता है। आप भी अगर उनसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उसे डरा रहा था और यहाँ पर बात बन गई। गैंगस्टर का नाम सुनकर वो डर गया और वहाँ से जल्दी से निकल गया। मैं खुश था, आखिर किसी तरह से मैं बच गया था। वो तो काफ़ी गुस्सा हो चुका था। वो वहाँ से चला गया। मैं दोबारा कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उस किताब को पढ़ने लगा। लेकिन अब मुझे अजीब से ख्याल आ रहे थे। अगर इन गुड़िया को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो जहरीला है, तो यहाँ पर दुकान के अंदर मुझे भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा चौकन्ना था। मेरी नज़र बार बार उन गुड़िया पर जा रही थी जो धीरे धीरे जैसे हिल रही थी, अपने आप आगे तक आ जाती। क्या वो रैक जिन पर उन गुड़िया को रखा गया था वो अपने आप हिलता होगा? थोड़ी देर बाद कुछ गुड़िया फिर से वहाँ पर गिर चुकी थी
और ये मेरे लिए हैरानी का सबब था, आखिर अपने आप वो गुड़िया नीचे कैसे गिर रही हैं। मैंने उस रैक को भी सेट किया, लेकिन शाम के वक्त जब मैं घर जाने वाला था तब भी 2 गुड़िया गिरी और शाम तक उनके बाल थोड़े थोड़े बढ़ चुके थे। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। आखिर किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया है इन गुड़िया में कि इनमें से अपने आप बाल बढ़ते हुए निकलते हैं। मैं दुकान पर उस दिन ज़्यादा किताब को नहीं पढ़ पाया था, तो मैं घर पर आ गया और किताब को पढ़ने लगा। ये लगभग रात के 9 बजे का वक्त था। तभी खिड़की पर एक आवाज़ सी हुई। घर पर ऐसी आवाज़ पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी। मेरा ध्यान पड़ा तो उस खिड़की से आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान जब उसके नीचे पड़ा, मुझे उंगलियां नजर आईं, छोटी छोटी उंगलियां। मैं थोड़ा सा डर गया। क्या ये कोई पक्षी है जो यहाँ पर फंसा हुआ है? मैं उठा, उसके करीब गया तो मुझे गुड़िया की आंख नजर आई। ये वही गुड़िया थी जो वहाँ पीछे उस दुकान में रखी हुई है। वो एकदम से जैसे नीचे गायब सी हो गई या तेजी से नीचे की तरफ भागी। मैं जल्दी से उस खिड़की को खोलकर नीचे देख रहा था, लेकिन नीचे ना तो कोई गुड़िया नजर आई, ना ही कोई आदमी नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जानबूझकर उसने आवाज़ की और उस गुड़िया को खिड़की के पास लाकर रख दिया ताकि मैं डर जाऊं। शायद कोई मुझे इस नौकरी से निकालना चाहता है। कोई ना कोई तो है जो मुझे वहां से डराकर भगाना चाहता है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? शायद आसपास की दुकान वाला कोई जो अपने किसी लड़के को वहां दुकान पर लगवाना चाहता होगा। उस रात घर के अंदर से भी आवाज़ें आती रहीं। मैंने अपने घर के अंदर लाइब्रेरी भी बनवाई हुई थी और रात को उससे आवाज़ें आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो कई किताबें नीचे गिरी हुई थी। बहुत सारा सामान हिला हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई ना कोई मेरे घर के अंदर पहुंच गया है। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। मुझे भागने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन ये आवाज़ें काफ़ी हल्की थी, जैसे उसके पैर छोटे हों। मैं डर गया था और मैंने पुलिस को कॉल लगा दी। मैंने पुलिस को कहा, मेरे घर के अंदर शायद चोर आ गया है, मैं डरा हुआ हूँ, वो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। सुबह 3 बजे पुलिस पहुंची और मेरे घर की तलाशी ली गई। आसपास के कैमरे भी चेक किए गए। वहां पर घर के अंदर आता हुआ कोई नजर नहीं आया। मैं ऐसा भ्रम पहले महसूस नहीं कर रहा था। आखिर कौन था जो मेरे घर के अंदर था? मुझे उसके भागने की आवाज़ें सुनाई दी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे घबराहट होती रही और अगली सुबह मैं फिर से दुकान पर पहुंच गया, लेकिन दुकान में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर से आज वो गुड़िया नीचे गिरी हुई थी। काफ़ी सामान हिला हुआ था और ये भारी टेबल भी पीछे की तरफ हिला हुआ था। मुझे लगा जो मेरे घर के अंदर आया था शायद वो इस दुकान के अंदर भी आता होगा। मुझे इसके कैमरे चेक करने होंगे। मैंने कैमरे चेक किए और इस दुकान के अंदर आता हुआ कोई नज़र नहीं आया और मैं ये देखना चाहता था ये गुड़िया अपने आप नीचे कैसे गिरती हैं। मैंने देखा अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलकर वो गुड़िया नीचे गिर जाती हैं और बीच बीच में कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कोई इसकी तार निकाल देता है। घंटों के लिए ये कैमरा बंद पड़ जाता है, लेकिन कैसे? मैं उसी के पास तो बैठा होता हूँ। दिन के वक्त भी बहुत समय के लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं होता और जब मैं इस दुकान को बंद करके जाता हूँ उसके बाद कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं। सुबह के वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है जब गुड़िया गिर चुकी होती है। आज मैं काफ़ी कुछ सोच रहा था। क्या ये गुड़िया कुछ अजीब नहीं है? इनकी चमड़ी अजीब नहीं है? क्या मुझे इसे चेक करके नहीं देखना चाहिए? मैं ग्लव्स लेकर आया था। मैंने चेहरे पर मास्क पहन लिया। एक गुड़िया को उठाया और सोचा इसका सर अंदर से देखता हूँ, बाल अपने आप कैसे निकलते हैं, ये कौन सा केमिकल है, उसे मैं अलग डब्बे में डाल लूँगा। देखूँ तो सही इन गुड़िया में है क्या। मास्क पहनकर ग्लव्स डालकर मैंने एक छोटे से चाकू से उसके सर के पीछे कट सा लगाया।
लेकिन उससे खून निकल रहा था। ये इंसानी खून की तरह था और मैं घबरा चुका था। मुझे आदत है, जब मैं खून देखता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं, मैं बेहोश होना शुरू हो जाता हूँ। मैंने अपने मन को समझाया, ये गुड़िया है, इसमें कोई केमिकल होगा। तब मेरी थोड़ी घबराहट कम हुई, लेकिन उसके बाद वो गुड़िया जैसे सख्त हो गई थी। मुझे नहीं पता उसकी वो चमड़ी अपने आप सख्त कैसे हो गई, लेकिन अब चाकू से उसके सर के ऊपर कट नहीं लग रहा था और वो गुड़िया मुझे थोड़ी हिलती हुई लगी, जैसे वो अपने सर को हाथ से छुड़ा रही हो। मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे वो गुस्से में नजर आई। पहली बार किसी गुड़िया का चेहरा भी बदला हुआ देखा मैंने। मैं थोड़ा घबरा गया। मेरे हाथ से वो गुड़िया गिर चुकी थी। नीचे वो इस तरह से गिरी थी कि उसकी आंखें मुझे घूरती जा रही थी। बाकी गुड़िया की आंखें भी देखी, वो सब मुझे घूर रही थी, जैसे अपने आप हिलकर वो मेरी तरफ हो चुकी थी। मैं डरा घबराया सा वहां से बाहर की तरफ निकला। मैं उस दरवाजे के पास खड़ा था और मुझे सब गुड़िया हिलती हुई नजर आई थी, सच में जैसे जिंदा गुड़िया होती हैं। एक के सर से खून निकल रहा था। उस गुड़िया को मैंने हिलते हुए देखा। उसका हाथ सर पर रख हो चुका था, जैसे ये गुड़िया ना हो, जिंदा इंसानी बच्चे हों, और वो भी डरावने से। मुझे वो गुड़िया घूरती जा रही थी और मैं डरा हुआ दुकान से बाहर आ गया था। मैंने सोचा, क्यों ना इस दुकान को बंद कर दूं, आज मुझे डर बहुत लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भ्रम हो रहा है जैसे ये गुड़िया मुझे घूर रही हैं। कल रात मैं सो नहीं पाया, हो सकता है ये उसके कारण हो। मैंने दुकान को जल्दी से बंद कर दिया और मैं घर आ चुका था। आज मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा दिमाग बार बार दुकान पर जा रहा था। क्या वो गुड़िया शापित है? क्या वो भूत है? वो क्या है? मैं उस दुकान पर अब काम कैसे करूंगा? मैंने एक को कट लगाने की कोशिश की और उसके बाद से वो गुड़िया मुझे घूरना शुरू हो गई। पहले तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान हुआ करती थी, अब हर गुड़िया का चेहरा बदला हुआ क्यों लग रहा था मुझे? क्या मुझे सच में कोई भ्रम हो रहा था या वो दुकान सच में ऐसी ही है? आज पूरा दिन मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पढ़ नहीं सका। मुझे थकान सी होती रही। लेकिन आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मुझे घर में आवाजें आती रहीं, कभी किसी कोने से, कभी किसी कोने से। कोई ना कोई जैसे चल रहा था और आज वो अकेला नहीं था। हर तरफ से आवाज आ रही थी चलने की। वो छोटे छोटे कदमों की आवाज थी। मुझे काले साए नजर आने लगे। मैं उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो जैसे दीवारों में गायब हो रहे थे। मैं डरा हुआ था और अपने घर से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं बाहर की दरवाजे की तरफ घिसटता हुआ जा रहा था ताकि मेरे पैरों की कोई आवाज़ ना आए। मैंने उस सोफे पर किसी को बैठे हुए देखा। वो लंबे बालों वाली कोई औरत थी जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। बहुत अंधेरा था, लेकिन उसकी गोद में वो गुड़िया पड़ी थी, हमारी दुकान की गुड़िया। वो गुड़िया हिल रही थी और वो औरत वैसी ही वहीं पर खड़ी थी। मैं उसे देखना चाहता था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई और उस सोफे पर सिर्फ वो गुड़िया पड़ी थी जिसका सर हिला था। इंसानों की तरह उसने सर घुमाया, आंखें घुमाई और मेरी तरफ घूरना शुरू हो गई। मैं डरा अपने घर से बाहर निकल पड़ा। मैं जानता था मैं किसी को फ़ोन नहीं लगा सकता। मेरे दिमाग में तभी ख्याल आया, क्यों ना उस दुकान के मालिक को फ़ोन करूं। आधी रात को शायद वो फ़ोन उठाएगा, वो समझ पाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बताएगा। मैंने कई फ़ोन लगाए, उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। वो रात मैंने अपने दोस्तों के घर बिताई थी, लेकिन उन्हें बताया नहीं मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ।
अगर मैं उन्हें ये बात बताता तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता बल्कि मुझे पागल समझना शुरू हो जाती। अगले दिन सुबह उस दुकान के मालिक का फ़ोन आ गया और मैं उससे बात करते करते उस घर से बाहर आ चुका था। मैं उसे बता रहा था मेरे साथ क्या हुआ है, तो उसने भी बताना शुरू किया कि उसे पहले से शक था ये गुड़िया शैतानी है, लेकिन उसे लगता रहा ये भ्रम उसे हो रहा है, इसीलिए उसने इस दुकान को छोड़ दिया और मुझे यहाँ पर काम करने के लिए रख लिया। ये गुड़िया पीछा नहीं छोड़ती और मैं जब से इस दुकान में आया हूँ तब से उसका पीछा छोड़ दिया है, यानी कि उनका शिकार अब मैं हूँ। वो दुकान का मालिक बता रहा था इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे ये पास आती रहती हैं, ये रूप बदलती हैं। वो काला साया, वो औरत जो अंधेरे में नजर आती है तुम्हें नजर आना शुरू हो चुकी होगी। इसके आगे जो होगा तुम देख नहीं पाओगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, शायद तुम्हारी भी होगी। बेटे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता तुम्हारी मदद करने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने छुटकारा पाया है उससे। अब मैं भी छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे, यहाँ पर कितने दिन बिताने होंगे। मेरे मन में ख्याल आया इन गुड़िया में ही कोई ना कोई गलती है, इनमें ही कोई शैतान सा बसा है। आखिर ये कहाँ से आई हैं? तो उस दुकान के मालिक ने कहा कि बर्मिंघम के बाहर एक फैक्ट्री है, वहाँ से एक नया गुड़िया का लॉट बनाया गया था जो मैंने सारे मंगवा लिए थे। कहा जाता है ये इतनी ही बनी थी और यहाँ पर भेजी गई। इसके बाद शायद और लोगों ने भी इसका ऑर्डर दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इन गुड़िया को देकर दोबारा पैसे तक नहीं मांगे थे, जबकि पहले कहा गया था ये काफ़ी महंगी होंगी क्योंकि इनमें असली चमड़ी, असली बालों का इस्तेमाल किया गया है जानवर के। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस दो। वहाँ से अगर ये गुड़िया यहाँ तक आई हैं तो इन गुड़िया को वहीं पर वापस ले जाना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। वो दुकान का मालिक मान तो गया था, लेकिन वो मेरे पास नहीं आना चाहता था। वो बड़े दिनों से इससे जूझ रहा था और कुछ दिनों के लिए उसे राहत मिली थी क्योंकि ये शैतानी गुड़िया अब मेरा पीछा कर रही थी। मैं आज दुकान पर गया। मैंने गाड़ी में हर गुड़िया को भर लिया था और वो गुड़िया मुझे घूरती जा रही थी। आपको मैं बता नहीं सकता मैं अंदर से कैसे डरा हुआ था। वो 50 के करीब गुड़िया मेरी गाड़ी के अंदर थी और उनके हिलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं गाड़ी बड़ी तेज़ी से चला रहा था, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही थी, लेकिन वो गुड़िया जैसे हिल रही थी और बीच बीच में बिल्कुल हिलना बंद कर देती। जब वो हिलती मैं डरता, लेकिन जब वो हिलना बंद कर देती तो अंदर से सहम सा जाता। वो करना क्या चाहती हैं? लगभग 6 घंटे का समय लगा मुझे उस फैक्ट्री में पहुंचने में। मैं जब उस फैक्ट्री के सामने खड़ा था तो मुझे वहां आसपास कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल गांव के बीचों बीच उस फैक्ट्री को लगाया गया था। वहां टूटे फूटे घर थे जिनमें शायद कोई नहीं रहता था। उन घरों को तोड़ा गया था और वहां से लोग भी जैसे जा चुके थे। मैं काफ़ी देर तक वहां घूमता रहा, जानने की कोशिश करता रहा आखिर मैं किससे मिलूं। काफ़ी ढूंढने के बाद वहां पर मुझे एक बुजुर्ग मिला। मैंने उससे इस फैक्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की और उसने भी मुझे इस फैक्ट्री का पूरा सच बताया। उसने कहा कि इस फैक्ट्री का मालिक किसी शैतान से कम नहीं था, वो बहुत बुरा इंसान था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस गांव के लोग काम कर रहे थे और उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसे महंगा ऑर्डर मिला, ऐसी गुड़िया जो बिल्कुल इंसानी बच्चियों जैसी लग रही हों, वो चाहिए। ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मटेरियल कहाँ से लाए, तो यहाँ की 50 औरतों को मारकर, उनके पतियों को मारकर उसकी चमड़ी से ये गुड़िया बनाई गई। कहते हैं कि उस दरिंदे ने इन गुड़िया को बनाया था और तब से यहाँ पर मौत का मातम छा गया। जैसे इस गांव को शाप ही मिल गया और सभी लोग यहाँ से भाग गए।
उस फैक्ट्री के मालिक को भी यहीं जेल में रखा गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मैं उस आदमी को बताना नहीं चाहता था कि वो गुड़िया मेरे पास है। मैं जान गया था कैसे वो शैतानी गुड़िया बनी। इंसानी शरीर के बालों से बनी है वो, इसीलिए वो लोगों को परेशान करती हैं। मैं वहाँ फैक्ट्री के सामने देख रहा था, उसका ताला जैसे टूट चुका था, जबकि थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ पर आया था उसका ताला टूटा नहीं हुआ था। मैं जब बात करने के लिए आगे गया था तो मेरी गाड़ी के अंदर वो सब गुड़ियाँ थी। गाड़ी मैंने लॉक कर रखी थी, लेकिन गाड़ी से गुड़िया गायब हो चुकी थी। वहाँ गुड़िया मौजूद नहीं थी। इसके बाद मैंने उस फैक्ट्री का गेट खोला, अंदर जाकर देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा खड्डे थे। उन खड्डों के अंदर एक एक गुड़िया रखी हुई थी, जैसे किसी ने उन खड्डों के अंदर गुड़िया को रख दिया हो। लेकिन ये किसने किया होगा? मैं काफ़ी हैरान था, लेकिन मुझे लगा चलो यहाँ आकर मुझे गुड़िया से छुटकारा तो मिल गया। मुझे बस उस फैक्ट्री के मालिक से पूछना है, आखिर उसने ये शैतानी गुड़िया बनाई क्यों? ये लोगों को परेशान करती हैं और हो सकता है ये मेरे साथ ज़्यादा देर रहती तो मुझे जान से मार देती। और वो काला औरत का साया किसका है? जाते जाते मैंने उस बुजुर्ग से फिर से पूछा। उसने बताया कि उन लाशों को यहीं फैक्ट्री में दफना दिया गया था। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला था। यहीं खास जगह पर उन सबको दफनाया गया था। ये काम इस फैक्ट्री के मालिक ने किया था। लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। मैं यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उस फैक्ट्री के मालिक से मिलना चाहता था। उसे ये बताना चाहता था उसने किन शैतानों को तैयार कर दिया था जो किसी को भी मार सकती थी। मैं जेल में पहुंच गया था। मैं बस उससे बात करना चाहता था। मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता था जो मेरा काम करवा सकते थे। मैंने थोड़े से फ़ोन घुमाए। मेरे दोस्तों की पहुंच काफ़ी आगे तक थी और मुझे यहाँ 5 मिनट का समय मिल ही गया उससे बात करने का। लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी, जैसे वो पागल होने की कगार पर था। ऐसी हरकत करने के बाद आखिर इंसान ऐसा ही तो होगा। मैं उसके साथ था। हमारे बीच जैसे लोहे की सलाखें थी और वहाँ कोई नहीं था। 5 मिनट का समय दिया गया था। मैं पहले तो उससे कुछ सवाल कर रहा था, लेकिन सीधा जल्द ही मुद्दे पर आ गया। मैंने उससे कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने शैतानी गुड़िया को तैयार किया। तुमने इंसानों को मारकर ऐसी गुड़िया बनाया जिनमें शक्तियां हैं। वो मरी नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। वो गुड़िया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो उस आदमी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसने कहा, तुम्हें भी लगता है मैंने उन लोगों को मारा है? मैंने उन लोगों को नहीं मारा था। मैंने उन्हें काम पर रखा था और मुझे तो इतनी देर बाद पता चला वो औरतें साधारण औरतें नहीं थीं, बल्कि वो डायन थीं। वो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। मैं गलत गांव में आकर फंस गया। उन्हें मैंने काम पर रख दिया। उन सब ने अपने पतियों की बलि यहीं पर दी। खड्डे खोदकर उनकी लाशें बिछा दी। उनके मांस से गुड़िया का निर्माण किया। लेकिन उसके बाद पता नहीं उनकी मौत कैसे हुई। वो अपने आप जैसे राख बन गई। उनके शरीर के आधे हिस्से ही मिले। मुझे पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया। मैंने वो सब नहीं किया। आखिर मैं क्यों अपनी फैक्ट्री में लोगों को मारूंगा और उन्हें अपनी ही फैक्ट्री में दफनाऊंगा जहां पर मैं ही फंसूंगा। मैं हैरान हो चुका था। अगर सच में इसने उन लोगों को नहीं मारा था तो उन औरतों ने अपने पतियों को क्यों मारा और उनके शरीर से उन गुड़ियों को क्यों बनाया और खुद को नष्ट क्यों कर लिया? लेकिन कौन सी शैतानी शक्ति उन गुड़ियों में अब भी मौजूद है? क्या उन गुड़िया में उन औरतों के पतियों की आत्माएं हैं? मैं वहां से बाहर जाने वाला था, तभी उसने पीछे से आवाज लगाई। मुझे किसी कैदी ने बताया था
कि इस गांव में जादू टोना करने वाली औरतें रहती हैं। कहते हैं कि वो अमर हो सकती हैं, शरीर बदल सकती हैं। वो अगर अपने पतियों की बलि दे दें, उनके शरीर की चमड़ी से गुड़िया बना दें और अपनी आत्मा को वहाँ बसा लें, तो 1 साल बाद वो दोबारा एक नया शरीर बना सकती हैं जो बेहद डरावना होगा। बस उन्हें वापस इसी जगह पर लाने वाला कोई चाहिए, कोई जो यहीं पर वापस ले आए। क्या तुम इस पर यकीन करते हो? तुमने तो कहा तुम्हें शैतानी गुड़िया बहुत तंग करती थी, लेकिन तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बस ध्यान रखना, मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं है, लेकिन उन गुड़िया को यहाँ गलती से भी ले मत आना। कहीं ये बात सच हुई तो क्या होगा? मुझे उसने बस इतना ही कहा था और जैसे जेल में लाइट चली गई, वहां अंधेरा सा हो गया था और छोटा सा बल्ब जो नीचे लगा था उसकी रोशनी पड़ रही थी और मैंने उस आदमी के पीछे, मैंने वहां उस औरत का काला साया देखा। वो जैसे उस आदमी को जकड़ना चाहती थी। मैं डर गया। मैं वहां से जल्दी से बाहर निकल आया। मैंने चीखें सुनी उस आदमी की। अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी समय बाद वहाँ उसकी लाश मिली, लेकिन मैं बाहर आ चुका था। मुझे बस इतनी बात पता है, मैं गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ा था, लेकिन मुझे काले साए पीछे जैसे उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मुझे उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन मुझे वापस आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। मैं उस दुकान पर दोबारा काम करने के लिए नहीं गया और 1 हफ्ते बाद मुझे ये खबर सुनने को मिली कि उस फैक्ट्री के आसपास कई लाशें मिलना शुरू हो गई हैं। वहाँ से लोग गायब होना शुरू हो गए हैं। आसपास से बहुत लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस को ये पता तक नहीं लग रहा उन्हें मार कौन रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे उस दुकान के मालिक की मौत की खबर सुनाई दी। इसके बाद से मैं डरा हुआ वहां से दूर जा चुका हूं, लेकिन मुझे आजकल काले साए नजर आना शुरू हो गए हैं। मेरे घर के अंदर छोटे छोटे पैरों के निशान नजर आते हैं, जैसे मिट्टी में कोई चल कर गया हो। मैं ज़्यादा डरता नहीं क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आते, लेकिन एहसास होता रहता है जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब हो। मैं जिसको भी ये बात बताता हूँ, जैसे उसे भी वो काले साए नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके आसपास वो घूमने लगते हैं। वो सांस की आवाज़ उसके कानों के पास से आती है। मैं इसे छिपा कर रखता हूँ, लेकिन कभी कभी इस बात को लोगों को बताने की इच्छा होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं?